मून नाइट सीरीज के एपिसोड एक से बढ़कर एक होते जा रहे हैं और मून नाइट के इस तीसरे एपिसोड ने इस कहानी को और एक लेवल बढ़ा दिया है, जिसमें बेहतरीन एक्शन के ऊपर माइंड ब्लोइंग मैजिक का भी तड़का देखने को मिल रहा है। और इन सब के बीच में इस एपिसोड में देखने को मिले हैं बहुत सारे ईस्टर एग्स, जिसका ब्रेकडाउन आज की इस वीडियो में होने वाला है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपने इस सीरीज को अब तक देखना शुरू नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए एक बहुत बड़ा स्पॉइलर होगी, जिसका ध्यान आप जरूर रखिएगा। और जिन्होंने देख ली है उनके लिए हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की सबसे पहली शुरुआत होती है इस आंटी जी से। और हाँ, ये आंटी जी बेसिकली मार्क की मम्मी नहीं हो सकती, क्योंकि कॉमिक बुक में उसकी माँ बहुत पहले मर जाती हैं। लेकिन ये कोई ऐसी औरत जरूर हैं जो मार्क और लीला की पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा जानती हैं, और जानती तो फर्जी पासपोर्ट बनाना भी हैं। और इस चीज को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि एपिसोड 2 में दिखे हुए मार्क के फर्जी पासपोर्ट के पीछे भी यही जिम्मेदार थी। वहीं पर आगे जाकर हमें मार्क का भी सीन देखने को मिलता है, जिसके इन्फॉर्मर को ये गुंडे लोग बेसिकली मार रहे हैं। और यहाँ पर पॉसिबली ये हैरो के डिग साइट की लोकेशन के बारे में मार्क को बताने वाला था, क्योंकि ऑफ कोर्स हैरो के पास कंपास है और मार्क के पास नहीं, जिसके कारण ये सारा का सारा झमेला यहाँ पर हो रहा है। यहीं पर हमें पहले एपिसोड की तरह ही कुछ ब्लैकआउट सीन्स भी देखने को मिले थे, जिसका हिसाब न मार्क को समझ में आ रहा है और न ही स्टीवन को। और अभी फिलहाल तो बहुत सारे लोग इस बात को थ्योराइज कर रहे हैं कि ये काम मार्क स्पेक्टर की तीसरी आइडेंटिटी जेक लॉकली का हो सकता है, जो बेसिकली कॉमिक बुक के अंदर मून नाइट का एक टैक्सी ड्राइवर का पर्सोना है, जिसने इस पर्सोना को डेवलप किया था ग्राउंड पर रहकर कई सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए। एंड यस, पहले दोनों एपिसोड में दिखा हुआ क्रॉली बेसिकली इसी का इन्फॉर्मर है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि मार्क स्पेक्टर के जेक लॉकली की पर्सनालिटी इतनी ज्यादा रूथलेस और वायलेंट नहीं हो सकती, तो शायद यहाँ पर मार्क स्पेक्टर की नई पर्सनालिटी कोई अलग ही पर्सनालिटी है, जो इन दोनों के मॉरल कोड्स को भी फॉलो नहीं करती। या खुद ये कॉन्शू भी हो सकता है, जो धीरे धीरे मार्क स्पेक्टर की बॉडी पर कंट्रोल पा रहा हो। अब जैसा कि कॉन्शू को फाइनली पत्थर में कैद कर दिया गया है, आने वाले एपिसोड्स में ही इसका क्लियरेंस मिल पाएगा। आर्थर हैरो को रोकने के लिए यहाँ पर कॉन्शू को मून के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ती है, जो बेसिकली द एनियाड्स की उसूलों के एकदम खिलाफ है। और इस सीरीज के अंदर इस बात को तो एस्टैब्लिश कर दिया गया है कि एनियाड्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन वो अपनी ज्यादातर काम को अपने अवतारों की मदद से करते हैं। यही कारण है कि कॉन्शू के इंटरफेरेंस से उसे समन किया गया। सबसे मजेदार ईस्टर एग तो ये भी है कि ये चीज हमें डायरेक्ट पहले एपिसोड की तरफ भी रेफर करती है। और जैसा कि कॉन्शू और एमिट को बैनिश किया गया था, म्यूजियम का सिर्फ और सिर्फ साथ ही गॉड्स को दिखाना बहुत बड़ा सेंस बनाता है। और जैसा कि स्टीवन हमारा एक नर्ड है, ये बात सिर्फ और सिर्फ उसी ने नोटिस की थी। एपिसोड में आगे जाकर हमें मदरीपुर का भी एक रेफरेंस देखने को मिलता है, जो बेसिकली एमसीयू में एक ब्लैक मार्केट है, जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में पहली बार देखने को मिला था। लगता है कि यहाँ पर मार्क और लीला का एक बहुत ही पुराना लेना देना है। और इस चीज का भी रेफरेंस हमें एपिसोड के सबसे पहले ही देखने को मिला था, जहाँ पर लीला बताती है कि वो चोरों से चोरी करके राइटफुल ओनर को उसके सामान को पहुँचाती है, और ये जगह मदरीपुर से अच्छी और कोई नहीं हो सकती। इसी सीन में आगे जाकर हमें देखने को मिला एंटोन मोगार्ट AKA द मिडनाइट मैन, जिसका रोल यहाँ पर प्ले किया है एक्चुअली जेस्पर डोलियल ने, जिन्हें इस सीरीज के प्रीमियर से पहले स्पेकुलेट किया जा रहा था कि वो हमें जीन पॉल डुशैम के रूप में दिखेंगे। बाय द वे, उनका कैरेक्टर मिडनाइट मैन हमें 1981 की मून नाइट के इशू नंबर 3 में देखने को मिला था, जो बेसिकली कॉमिक बुक के अंदर एक मास्टर थीफ है, जो बेसिकली खजाने और वैल्यूएबल आर्टिफैक्ट्स और ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स को चुराता है। और ये बेसिकली मून नाइट का एक बहुत बड़ा दुश्मन है। रियल लाइफ में जेस्पर ओलियल की इस सीरीज के प्रीमियर होने से पहले ही डेथ हो चुकी है, तो शायद इस सीजन के अंदर ये मिडनाइट मैन का एक लास्ट ही अपीयरेंस हो। अब यहाँ पर मार्क का ये सूट जितना अमेजिंग और वंडरफुल है, उतना ही इसकी एबिलिटीज भी वंडरफुल हैं, जो बेसिकली इस बात को साबित कर रही हैं कि मार्क इसको पहनने के बाद लिटरली इनविंसिबल बन जाता है, और वो किसी भी तरह का दर्द और जख्म को झेल सकता है और बहुत ही अच्छे तरीके से रीजनरेट कर सकता है, जो बेसिकली बिल्कुल कॉमिक बुक एक्यूरेट है। और इस बात में भी यहाँ पर दम लग रहा है कि यहाँ पर ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मार्क का यहाँ पर इल्यूजन नहीं है, लेकिन पॉसिबली इसकी असली सच्चाई हमें सीरीज के अंत तक ही जानने को मिल सकती है।
इजिप्शियन सिविलाइजेशन सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक थी जिन्होंने स्टार्स के अलाइनमेंट को 1500 बीसी के आसपास नेविगेशन के लिए इस्तेमाल करना सीख लिया था। और जैसा कि सेनफू की कब्र में यहाँ पर स्पेसिफिक स्टार सिस्टम की अलाइनमेंट अवेलेबल थी, कंपास के अलावा एमिट के टूम को ढूंढने का एड्रेस इसमें मौजूद था। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम थी तो स्टार सिस्टम्स की मूवमेंट। यही कारण है कि यहाँ पर कॉन्शु पूरे के पूरे स्टार सिस्टम को ही उस दिन के हिसाब से मैनिपुलेट करता है, जो उसे फिर से एक बार इंसानों के बीच इंटरफियर करने पर मजबूर करता है, जो बेसिकली उसके पत्थर के रूप में कैद होने का कारण बनता है। अब बस सवाल ये उठता है कि क्या इसके साथ मार्क स्पेक्टर के मून नाइट्स वाले पावर भी चले गए या मार्क स्पेक्टर के स्पेशल पावर्स किसी और तरीके से काम करते हैं। सो गाइस, ये थे मून नाइट एपिसोड 3 के ईस्टर एग्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस एपिसोड के अंदर और कौन कौन से ईस्टर एग्स देखने को मिले थे। हमारी आने वाली ऐसी ही और वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।